सीएनसी कटिंग टूल लगा के 5-5 mm डेप्थ ऑफ कट देने वालों कंपोनेंट माफ नहीं करेंगे। देखो आप कुछ भी काट लो सीएनसी पे, 5 mm, 10 mm, 20 mm, कितनी भी तेज काट लो, कोई भी मटेरियल काट लो, मशीन कभी मना नहीं करेगी। मना क्या करेंगे? क्लैंप्स। जिन बेचारे गरीबों ने उस कंपोनेंट को पकड़ रखा है, एक पॉइंट पे आके जब हद हो जाती है तो वो बेचारे सीधा सीधा बोल देते हैं कि भाई धीरे काट ले, नहीं तो फेंक के मारूंगा कंपोनेंट बाहर। मशीनिंग में क्लैंपिंग का सिंपल मतलब है वर्कपीस को मशीन पर मजबूती से पकड़ के रखना, मतलब पार्ट को ऐसी पोजीशन और फोर्स से होल्ड करना कि कटिंग फोर्सेस के दौरान वो हिले ना या स्लिप ना हो। दूसरा, क्लैंपिंग करके हम वर्कपीस को लोकेट भी करते हैं एंड ओरिएंट भी करते हैं ताकि मशीनिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो। मशीनिंग में एक बहुत बड़ी कहावत है, बहुत पुरानी, यू कैन मशीन इट राइट इफ यू कैन होल्ड इट राइट। इसलिए स्ट्रॉन्ग क्लैंपिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और आज की वीडियो सिर्फ क्लैंपिंग सिस्टम पे ही बनी हुई है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने लोकेटिंग एंड ओरिएंटेशन शब्द बोला है, तो एक्सप्लेन कर देता हूं कंपोनेंट को लोकेट एंड ओरिएंट करना क्या होता है क्लैंपिंग के साथ साथ। वर्कपीस को मशीन पर हमेशा करेक्ट पोजीशन एंड एंगल में माउंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कर दिया और कोई ऐसे कर दिया। लोकेटिंग का मतलब है पार्ट को एक डिफाइंड रेफरेंस पोजीशन पर रखना हर बार, ताकि पार्ट हमेशा मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जीरो पे अलाइन हो। ओरिएंटेशन का मतलब है पार्ट को करेक्ट एंगल या फिर अलाइनमेंट पे सेट करना। तो एक जगह लोकेट हो गया, दूसरी जगह अलाइन हो गया। अगर आपने किसी एक स्क्वायर को पकड़ा हुआ है चक में, तो आपको हर बार उसकी ओरिएंटेशन भी सेम रखनी पड़ेगी ताकि मिलिंग एंड ड्रिलिंग प्रॉपर फेसेस पे हो। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पार्ट गलत लोकेट या फिर ओरिएंट हो गया तो होल्स, स्लॉट्स या फिर टर्निंग डायमीटर्स गलत जगह पे बनेंगे एंड आपका पार्ट रिजेक्ट। तो प्रिसीजन मशीनिंग के लिए वर्कपीस का एक्यूरेट पोजीशनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टर्निंग में वर्क होल्डिंग डिवाइसेस कॉमनली चक ही होते हैं, पर इनके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे फेस प्लेट, सेंटर्स, कॉलेट्स, मैंड्रल्स एक्सेट्रा। हम एक एक करके समझेंगे हर मेथड के प्रिंसिपल, उसका यूज केस, ध्यान रखने वाली बातें और उनके फायदे और नुकसान। So be with me till the end of this video to get expert in clamping concepts and let's start. तो अगर शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले चक की ही बात कर लेते हैं। सबसे वाइडली यूज्ड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जो जॉज की मदद से कंपोनेंट को क्लैंप करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्चुएशन के हिसाब से चक को दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा जा सकता है, मैनुअल चक एंड पावर चक। मैनुअल चक आपने पुरानी लेथ या वर्कशॉप्स में देखा होगा। इसमें जनरली 3 या 4 जॉज होते हैं जिन्हें आप चक की डाल के टाइट करते हैं हाथ से। मैनुअल चक का फायदा है सिंपलिसिटी एंड वर्सेटिलिटी। आप अलग अलग शेप्स को एडजस्ट करके पकड़ सकते हो। इन चक्स में क्लैंपिंग प्रेशर टोटली ऑपरेटर के कंट्रोल में होता है, पर मैनुअल चक्स के कुछ नुकसान होते हैं। ये थोड़ा टाइम लेते हैं क्लैंप अनक्लैंप करने में, इसलिए मास प्रोडक्शन में यूज नहीं करते। और दूसरा, इनकी रिपीटेबिलिटी पावर भी इतनी कंसिस्टेंट नहीं होती। हर बार मैनुअल टाइटनिंग स्लाइटली डिफर कर सकती है पर्सन टू पर्सन। देन वी कम टू पावर चक्स। ये चक सीएनसी लेथ में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। इनमें जोज को बंद करने एंड खोलने का काम हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर या फिर कंप्रेस्ड एयर प्रेशर से होता है। लेथ स्पिंडल के पीछे एक हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा होता है जो मशीन के कमांड पे पिस्टन को एक्चुएट करता है, यानी कि आगे पीछे करता है। देन वो सिलेंडर जोज को ओपन एंड क्लोज करने का काम करता है। हाइड्रोलिक चक बहुत तेज एंड कन्वीनियंट होते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंट क्लैंपिंग फोर्स। हर पार्ट पे प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहता है जिसे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं जस्ट एक नोब के जरिए। थोड़ा सा चक की और डेप्थ में जाएं अगर हम, तो हम उन्हें उनके नंबर ऑफ जॉज एंड जॉज की मूवमेंट के हिसाब से भी और क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले 3 जॉ चक जो सबसे कॉमनली यूज्ड चक है। इसमें 3 जॉज एक स्क्रॉल मैकेनिज्म से लिंक्ड होते हैं जो तीनों एक साथ सेंटर की तरफ मूव करते हैं। ये सेल्फ सेंट्रिक चक होता है, मतलब ऑटोमेटिकली वर्कपीस को सेंटर में ला देता है एग्जैक्टली सेंटर लाइन के साथ। ये राउंड रोड्स, पाइप्स एंड हेक्सागोनल बार्स वगैरह को पकड़ने के लिए बेस्ट है क्योंकि इन शेप्स को तीनों जॉज सिमेट्रिकली ग्रिप कर सकते हैं। लेकिन इनकी लिमिटेशन ये है कि अगर पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे रेक्टेंगुलर पीस, या फिर आपको इंटेंशनली कुछ ऑफ सेंटर होल्ड करना है, सेंटर में होल्ड नहीं करना, तो 3 जॉ काम नहीं आएगा। एंड सेकेंडली, क्योंकि ये स्क्रॉल गियर पे डिपेंड करता है, 3 जॉ चक में थोड़ा सा रन आउट हो सकता है जिसको हम एडजस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि 3 जॉ चक में जॉज का रन आउट एडजस्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया होता। देन आता है 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक। इसमें चारों जॉज अलग अलग स्क्रूज से मूव होते हैं, यानी कि एक दूसरे से लिंक नहीं होते। इसका मतलब आप हर जॉ को इंडिविजुअल एडजस्ट कर सकते हैं ओड शेप पार्ट को पकड़ने के लिए या फिर रन आउट सेट करने के लिए। 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक सिमेट्रिक भी यूज होते हैं और नॉन सिमेट्रिकल शेप्स के लिए भी यूज होते हैं। क्योंकि हर जॉ इंडिपेंडेंट है, आप डायल इंडिकेटर की मदद से पार्ट को बहुत एक्यूरेटली सेंटर में ला सकते हैं। इसेंट्रिक और इरेगुलर वर्क पीसेस होल्ड करने के लिए 4 जॉ चक बेस्ट है। पर इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है।
हर पार्ट को सेट करने में ऑपरेटर को हर जॉ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्विक प्रोडक्शन के लिए ये थोड़े से स्लो। देन आते हैं 2 जॉज चक। हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके बारे में भी जानना जरूरी है। 2 जॉ चक्स का यूज यूजुअली तब होता है जब पार्ट को 2 ऑपोजिट साइड से ही पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर फ्लैट पीस जिसको 2 जॉज से क्लैंप करना है, या फिर कुछ ऐसे इरेगुलर शेप्स जिनके बस 2 साइड ही क्लैंपिंग पॉइंट है, तो उसमें हम ना 4 जॉ यूज कर सकते हैं ना 3 जॉज, देन हम वहां पे 2 जॉज यूज करते हैं। ये कास्टिंग इंडस्ट्री में कभी-कभी यूज होते हैं जहां पे रॉ कास्टिंग पार्ट को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से होल्ड करना पड़ता है। 2 जॉ चक जनरली इंडिपेंडेंट जॉज टाइप ही आते हैं। इनके अलावा 6 जॉज चक भी होते हैं जो इंडस्ट्री में थिन वॉल सिलेंडर्स या फिर रिंग्स को पकड़ने के लिए यूज होते हैं। अब ये तो हो गए सारे जॉज वाले चक। अब बात करते हैं थोड़े से और प्रिसाइज चक्स की, जिनका नाम है कॉलेट चक। कॉलेट चक एक अलग टाइप का चक है जो स्मॉल डायमीटर्स पार्ट्स को होल्ड करने के लिए यूज होता है। कॉलेट बेसिकली एक सिलेंड्रिकल स्लीव होती है जिसमें स्लिट बने होते हैं। जब आप कॉलेट को एक टेपर्ड हाउसिंग मतलब कॉलेट चक की बॉडी में टाइट करते हो तो वो स्लीव के स्लिट सेगमेंट्स डायमीटर में कंप्रेस होकर वर्कपीस को पकड़ लेते हैं। काफी मैकी टैकी लग रहा है सुनने में, बट इतना है नहीं, एक बार देखोगे समझ जाओगे। कॉलेट चक का फायदा है 360 डिग्री कॉन्टैक्ट विद द पार्ट, पूरे घेरे में ग्रिप होता है पार्ट। इससे क्लैंपिंग बहुत ही यूनिफॉर्म एंड कंसेंट्रिक होती है। हाई एक्यूरेसी चाहिए तो कॉलेट चक बेस्ट ऑप्शन होता है। ये रन आउट बहुत लो देते हैं, ऑफ्टन बेटर देन 3 जॉ चक। लेकिन इसकी एक दिक्कत है, वो ये कि ये साइज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर डायमीटर के लिए अलग कॉलेट चाहिए। इनमें बस थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ही होता है। जैसे एक कॉलेट में हार्डली आधे mm का एडजस्टमेंट होता है। अगर आप उस पर 10 mm पकड़ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 10.5 पकड़ सकते हो, उससे ऊपर के लिए आपको अलग कॉलेट चाहिए। इसलिए आपको हर साइज का कॉलेट स्टॉक में रखना पड़ता है। पर जहां पार्ट्स का साइज स्टैंडर्ड है, जैसे 10 mm रॉड के 1000 पार्ट बनाने हैं, वहां पे कॉलेट चक जो है वो अनबीटेबल है। दूसरा इसका एक और बड़ा पंगा है, ये बड़े डायमीटर्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। यूजुअली ज्यादा से ज्यादा आप इस पे 80 से लेके 100 mm तक के पार्ट से ही क्लैंप कर सकते हो। उससे बड़े पार्ट के लिए कॉलेट चक जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता। उसके बाद आपके 3 जॉज या फिर 4 जॉज चक ही यूज होते। देन वी केम टू चुंबक चक मेरे कहने का मतलब मैग्नेटिक चक। ये चक मैग्नेटिक फोर्स यूज करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए। इसमें कोई मैकेनिकल जॉ प्रेशर नहीं लगता, बल्कि एक मैग्नेट के थ्रू पार्ट चिपक जाता है। आपने सरफेस ग्राइंडिंग मशीन्स पर परमानेंट मैग्नेटिक चक डेफिनेटली देखा होगा, जहां फ्लैट वर्कपीस को बस मैग्नेट से चिपका देते हैं और ग्राइंड करते हैं। टर्निंग में मैग्नेटिक चक्स का यूज इतना कॉमन नहीं है जितना मिलिंग एंड ग्राइंडिंग में होता है, पर कुछ सिचुएशंस में ये काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल सोचो, आपको एक पतली सी डिस्क या फिर रिंग को टर्न करना है जिसे जॉज से पकड़ते ही वो बैंड हो सकती है। वहां पे मैग्नेटिक चक यूज करके आप उसके एक फेस को मैग्नेट पे चिपका के लाइट कटिंग कर सकते हैं। एंड ध्यान रखने वाली चीज, ये चक सिर्फ फेरस मटेरियल के लिए ही काम करते हैं, नॉन फेरस मेटल्स पे ये काम नहीं करते। मैग्नेटिक चक का यूज लाइट कट्स, फिनिशिंग कट के लिए ही सेफ होता है। रफिंग जैसी हैवी टर्निंग मैग्नेट पे अवॉइड की जाती है। एंड इवन आरपीएम भी काफी स्लो रखनी पड़ती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंट्रोल में रखने के लिए। उसके बाद आते हैं जी हवाई वैक्यूम चक्स। अब वैक्यूम चक्स की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो इतना तो कंफर्म है कि आप या तो सीएनसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हो या इसमें जाने की इच्छा रखते हो। अगर ऐसा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बिल्कुल बिगिनर्स के लिए अपना सीएनसी टर्निंग का पहला कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो आपको मेरी वेबसाइट www.macveda.com पे मिल जाएगा। मैंने इस कोर्स में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को, जैसे मशीन ऑफसेट, वर्क ऑफसेट, एडवांस साइकिल्स, मशीन सेटअप्स, टूल सेटअप्स, इन सब को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी। आपकी क्वालिफिकेशन चाहे कुछ भी हो, ये कोर्स करने के बाद आप टर्निंग मशीन पे बहुत ही आसानी से सेटअप कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसे ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे मार्केट में टर्निंग का कोर्स आपको 5 से 6 हजार या फिर उससे भी ज्यादा महंगा मिलेगा, लेकिन ताकि सब इसे खरीद सके मैंने इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 2799 रुपए रखा है। और अगर आप अभी इस कोर्स को खरीदते हैं तो आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट मिलेगा, यानी ये कोर्स आपको 2000 रुपए से भी कम में मिलेगा। तो इंतजार मत कीजिए, अभी जाके कोर्स चेकआउट कीजिए एंड आपको सीएनसी टर्निंग का मास्टर बनाना मेरी गारंटी है। कोर्स लेने से पहले आप फ्री क्लासेस देख सकते हो वहां पे। अगर आपको बिल्कुल तसल्ली हो क्लासेस देखने के बाद, उसके बाद ही आप ये कोर्स खरीदें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, वैक्यूम क्लैंपिंग सिस्टम। बेसिकली वैक्यूम क्लैंपिंग में आप वर्कपीस को एक फ्लैट वैक्यूम टेबल या फिर चक पर रखते हो और एक वैक्यूम पंप से एयर वैक्यूम क्रिएट करते हो, जिस वजह से सक्शन फोर्स पार्ट को टेबल से चिपका देता है।
ये मेथड ज्यादातर सीएनसी मिलिंग मशीन्स में यूज होता है, स्पेशली शीट मेटल या फिर फ्लैट प्लास्टिक शीट्स को होल्ड करने के लिए, जहां क्लैंप लगाना मुश्किल होता है। टर्निंग एंड टर्न मिल्स में वैक्यूम चक काफी रेयर यूज होते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक केसेस में यूज हो सकते हैं, जैसे वुड टर्निंग में लोग वैक्यूम चक लगाते हैं। वैक्यूम चक की थोड़ी सी लिमिटेशन समझनी जरूरी है। इसमें होल्डिंग फोर्स काफी लिमिटेड होता है, पार्ट बहुत छोटा हो तो भी फोर्स कम पड़ जाती है, एंड अगर बहुत हैवी हो तो भी। इसलिए वैक्यूम से सिर्फ लाइट ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। साथ ही वर्कपीस का एक फेस काफी फ्लैट और सील्ड होना चाहिए वैक्यूम प्लेट के साथ, तभी वैक्यूम बनेगा। अगर नीचे होल्स हैं, नीचे जो सरफेस उबड़ खाबड़ है, तो वैक्यूम क्रिएट ही नहीं होगा, एयर लीक करती रहेगी और आपका कंपोनेंट क्लैंप नहीं होगा। देन आता है थोड़ा सा हटके फेस प्लेट्स एंड कस्टमाइज्ड क्लैंपिंग। ट्रेडिशनल लेथ वर्क होल्डिंग का एक और तरीका है फेस प्लेट यूज करना। फेस प्लेट एक बड़ा सर्कुलर प्लेट होता है जो स्पिंडल के नोज पे माउंट होता है। इस फेस प्लेट में बहुत सारे टी स्लॉट्स या फिर होल्स होते हैं जिनमें आप बोल्ट्स वगैरह, क्लैंप वगैरह लगा सकते हैं। जब कोई वर्कपीस इतना ऑकवर्ड शेप का हो कि चक से पकड़ना पॉसिबल ही ना हो, तब फेस प्लेट पर उसको बोल्ट करके होल्ड किया जाता है। फेस प्लेट मेथड बहुत फ्लेक्सिबल है, आप क्लैंप्स को एडजस्ट करके वर्चुअली एनी शेप होल्ड कर सकते हो, किसी तरह की भी शेप। इवन नॉन सर्कुलर कास्टिंग्स एंड इंजन ब्लॉक्स तक भी आप फेस प्लेट पे क्लैंप कर सकते हो। फेस प्लेट पे क्लैंप करते वक्त ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्ट वेल बैलेंस्ड हो, नहीं तो रोटेट करते टाइम इम्बैलेंस से काफी वाइब्रेशन आती है। तो ऑफ कोर्स दिस इज काइंड ऑफ अ लिमिटेशन। सेटिंग अप अ फेस प्लेट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है सेट करने में, बट जब कोई और चक फिक्सचर ऑप्शन नहीं बचता तो फेस प्लेट ही काम आती है इर्रेगुलर शेप्स को क्लैंप करने के लिए। एंड फाइनली आज हम जिस क्लैंपिंग मेथड की बात करने वाले हैं टर्निंग पे, दैट इज कॉल्ड मैंड्रल या फिर आर्बर क्लैंपिंग मेथड। ये एक बहुत ही यूनिक क्लैंपिंग डिवाइस है जिसे आप पार्ट को अंदर से पकड़ सकते हैं। यानी अगर वर्कपीस में एक बोर ऑलरेडी बना हुआ है एंड यू नीड टू टर्न और ग्राइंड आउटसाइड रेफरेंसिंग दैट बोर, मैंड्रल सिस्टम ही यूज होता है। मैंड्रल एक टेपर्ड या फिर एक्सपेंडेबल शाफ्ट होता है जो उस बोर में फिट हो जाता है और फिर एक्सपैंड करके बोर के अंदर से ग्रिप कर लेता है उसको। अगर सबसे सिंपल एग्जांपल ले तो आपके पास एक सिलेंडर बुश है जिसमें 20 mm का बोर है और बाहर का डायमीटर टर्न करना है जो उस बोर से बिल्कुल कंसेंट्रिक हो। इसको 3 जॉज चक से बाहर से पकड़ोगे तो बोर शायद कंसेंट्रिक ना हो, प्रिसाइजली ना बने, प्लस जॉज से सरफेस पे निशान भी पड़ जाएंगे। उससे अच्छा है एक मैंड्रल लो 20 mm का, उसको सेंटर के बीचों बीच लेथ में सेट कर दो, बुश को उस मैंड्रल पे डाल दो। अब मैंड्रल को थोड़ा एक्सपैंड करके बुश को इंटरनली लॉक कर दो और फिर सेंटर के साथ घुमा के बाहर से टर्न कर लो। यू विल गेट एक्सीलेंट कंसेंट्रिसिटी बिटवीन बोर एंड ओडी। बहुत ही स्पेशल तरह का वर्क होल्डिंग सिस्टम है ये, बहुत ही कम शॉप फ्लोर्स में यूज होता है लेकिन एक्यूरेट बहुत ज्यादा होता है। और ध्यान रखने लायक बात ये है कि मैंड्रल का जो ग्रिप एरिया होता है वो छोटा होता है, तो हैवी कट लेने में ध्यान देना पड़ता है। अगर मैंड्रल को एकदम टाइट ना करो तो पार्ट स्लिप भी कर सकता है। ऑल्सो मैंड्रल्स जनरली बिटवीन सेंटर यूज होते हैं टू गेट बेस्ट एक्यूरेसी, यानी कि टेल स्टॉक के साथ। तो देखा आपने एक वर्कपीस को कितनी तरह से पकड़ा जा सकता है, और ये तो मैंने आपको बस कुछ बेसिक एंड इंटरमीडिएट लेवल के क्लैंपिंग सिस्टम बताए हैं जो टर्निंग मशीन्स में यूज होते हैं। इसके अलावा अगर हम और भी डेप्थ में जाएं तो बहुत तरह के एडवांस क्लैंपिंग सिस्टम इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और वो भी बहुत बड़ी तादाद में। बाकी सीएनसी मिलिंग मशीन के क्लैंपिंग सिस्टम टर्निंग से काफी अलग होते हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा कोर्स मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाके जरूर चेकआउट करना, एटलीस्ट फ्री की क्लासेस तो आप जरूर देखना ही। एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी क्लैंपिंग।